कर रहा था, एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों पर जो था वो बात कर रहा था। अभी तक आपने जितनी रिएक्शंस को देखा ज्यादातर सिमिलरिटी शो कर रहे थे, ऐसी अभिक्रियाओं को डिस्कस कर रहे थे जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों समानता दर्शाते हैं। मतलब जो रिएक्शन में एल्डिहाइड के लिए बता रहा था वही रिएक्शन किसके लिए अटेम्प्ट कर रहे थे, कीटोन के लिए जो था वो अटेम्प्ट कर रहे थे। तो दोनों जो था वो क्या दर्शाते हैं, समानता जो था वो दर्शाते हैं। ये सिमिलरिटी वाला जो सेक्शन है इसका लास्ट सेक्शन पर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग एल्डोल संघनन। बताइए एल्डोल, हाँ एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या है वो बात, एल्डोल क्या है उसको बाद में बात करता हूँ, रिएक्शन के बाद समझा पाऊंगा, पहले बताऊंगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एल्डोल पर बाद में बात करते हैं, पहले क्या काम करते हैं, संघनन। संघनन एक प्रोसेस का नाम है, संघनन एक प्रक्रिया का नाम है। हालांकि कहीं पर भी जहां पर केमिस्ट्री में योग करना हो, जब दो या दो से अधिक अणुओं का आपस में योग करना हो तो हमारे पास दो प्रोसेस अवेलेबल है, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो है वो है कंडेंसेशन संघनन और दूसरा है पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण। तो केमिस्ट्री में जहां पर योग करना हो किसी का भी दो या दो से अधिक अणुओं को आपस में कंबाइन करना हो तो आपके पास कितने ऑप्शन है, टू ऑप्शन है, एक है संघनन और दूसरा है बहुलीकरण। तो एक है कंडेंसेशन संघनन और दूसरा क्या है, दोनों एक ही प्रक्रिया को बताते हैं और वो क्या है, योग। हालांकि योग करना हो, एडिशन करना हो तो आपके पास ऑप्शन है संघनन, बहुलीकरण वो भी किसका ऑप्शन है, योग का ऑप्शन है। फिर बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है संघनन और बहुलीकरण में, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक समान या फिर जब दो या दो से अधिक असमान अणु आपस में योग करें तो उस प्रक्रिया को कहा गया है क्या, संघनन। संघनन में जिन अणुओं को आपस में योग कराया जाता है वो समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न असमान भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न अणु आपस में योग करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा गया, संघनन कहा गया। लेकिन बहुलीकरण में जो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, जो अणु आपस में योग करेंगे उनकी प्रकृति एक ही जैसी होती है, वो एक ही समान होते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल के योग को आप बहुलीकरण नहीं कह सकते। तो जब दो या दो से अधिक केवल समान अणु आपस में योग करके किसी लार्ज मॉलिक्यूल, किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा गया, बहुलीकरण। पहला बेसिक डिफरेंस कि संघनन में समान या भिन्न भिन्न अणु का योग होता है, बहुलीकरण में केवल समान अणु का जो था वो योग होता है। संघनन की दूसरी पहचान जो है वो क्या है कि संघनन के अंदर जो था, जो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, जो अणु आपस में योग करते हैं ना, वो क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। यहाँ पर क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उत्पाद दोबारा कभी क्रियाकारक में परिवर्तित नहीं हो सकता। इट मींस ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक ही दिशा के अंदर जो था वो संपन्न होगी। बहुलीकरण उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्रियाकारक से उत्पाद और उत्पाद दोबारा इसमें परिवर्तित हो सकता है, क्रियाकारक में जो था वो परिवर्तित हो सकता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। संघनन के अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे अणु होते हैं, कई बार जिसको आप से उत्पाद बोलते हो, जिसको आप बाई प्रोडक्ट बोलते हो, तो कई बार आपने देखा होगा मेन प्रोडक्ट के साथ में कभी वाटर बन जाता है, कभी HCl बन जाता है, कभी अमोनिया बन जाता है। तो वो जो बाई प्रोडक्ट है, वाटर अकेले की बात नहीं कर रहा, जो बाई प्रोडक्ट है, से उत्पाद है, वो बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। क्या होगा ये रिएक्शन देखकर ही पता चलता है। बहुलीकरण में कभी कोई से उत्पाद प्राप्त नहीं होगा, साथ में वाटर वगैरह कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ये योग करने की दो प्रक्रियाएं बता रहा था केमिस्ट्री के अंदर, एक संघनन और दूसरा बहुलीकरण। तो यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, संघनन। तो हमें संघनन का मतलब समझ गए, जब दो या दो से अधिक समान या असमान अणु आपस में क्या करेंगे, योग करेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, संघनन जो था वो कहा जाएगा। तो संघनन का मतलब समझ गए कि अब आपको कौन सी रिएक्शन करना है, एक योगात्मक अभिक्रिया करना है, एक योग जो था वो करना है। अब एल्डिहाइड संघनन हर यौगिक नहीं दर्शाता कि आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं तो हर एल्डिहाइड और कीटोन एल्डिहाइड संघनन नहीं दर्शाएगा। इसकी एक कंडीशन है कि केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन, केवल कोई भी
एल्डिहाइड और कीटोन, केवल वही एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल संघनन शो करेंगे जिनमें कौन सा परमाणु हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो था वो उपस्थित हो। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा वो एल्डिहाइड एल्डोल संघनन दर्शाएंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा वही कीटोन जो था वो एल्डोल संघनन जो था वो दर्शाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन क्या है इसके बारे में पिछली क्लास में बात करी थी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। जैसे एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, किसी भी कंपाउंड में क्रियात्मक समूह जैसे CHO, क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला पहला कार्बन, जो पहला कार्बन है उसको अल्फा कहते हैं, दूसरे कार्बन को बीटा, तीसरे को गामा। उस अल्फा कार्बन से जो कुछ जुड़ा होगा उसको कहेंगे अल्फा परमाणु। हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन, क्लोरीन होता तो क्लोरीन, तो उसको कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं, क्रियात्मक समूह क्या है CHO, इसके बाद क्या फर्स्ट कार्बन है, नहीं है, इसका मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो याद रखिएगा एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं दर्शाएगा, एल्डोल संघनन नहीं दर्शाएगा। पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका कि क्या कारण है कि फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं दर्शाते। रीजन पता है, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं रहता, इस कारण ये एल्डोल संघनन नहीं दर्शाता है। आई बात समझ में, ये था। अब इसमें एरोमेटिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे, मैं जब बताऊंगा, जैसे एलिफेटिक की पहचान एल्किल समूह होता है, उसी तरह केमिस्ट्री के अंदर एरोमेटिक की पहचान क्या होता है, फेनिल समूह बता चुका, C6H5 या कौन सा नाभिक, बेंजीन नाभिक। अगर एल्डिहाइड में R की जगह पर C6H5 रखूं, C6H5CHO, या फिर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं बेंजीन नाभिक, ये C6, फिर क्या है H5, अंदर 3 बॉन्ड, और क्या है CHO, ये कौन सा एल्डिहाइड कहलाता है, बेंजल्डिहाइड। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है CHO, इसके बाद ये पहला कार्बन कौन सा कहलाएगा, अल्फा, है ना। तो ये अल्फा कार्बन, लेकिन क्या इस अल्फा कार्बन तो है इसमें, लेकिन क्या कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, नहीं जुड़ा। इसका मतलब याद रखो दो एल्डिहाइड, एक फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड, एल्डोल संघनन नहीं दर्शाते क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। बार बार आता है ये क्वेश्चन कई बार। तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं दर्शाते, रीजन क्योंकि इसमें क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। कीटोन की बात करूं तो कीटोन में जिस कीटोन को आप स्टडी करते हैं वो है एसीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये एसीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप, ये क्रियात्मक समूह। अब राइट हैंड साइड जाए या लेफ्ट हैंड साइड जाए वो आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, ये अल्फा हो गया, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका मतलब इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ नहीं, इस तरफ जाता तो ये अल्फा कार्बन हो जाता, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब एसीटोन जो था वो एल्डोल संघनन दर्शाता है, रीजन क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। ये था। बाकी रिएक्शन तो अगर बताता हूँ जो चीजें उसको प्रॉपरली स्टडी करते हैं ना, तो फिर मेरे बिना बताए जो था वो अटेम्प्ट हो जाएगी। एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, अच्छा जब आपने डिफाइन, जब मैं संघनन को समझा रहा था, संघनन बता रहा था, तो मैंने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक, फिर आगे समान या असमान, है ना। तो इसको और ये वर्ड क्लियर करें, इसका मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें जो दो अणु लिए जाएंगे वो समान होंगे या असमान जो था वो अणु होंगे, तो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। लेकिन हमें कौन एग्जाम में बताएगा कि आपको सेम मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन करना है या असमान डिफरेंट मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन करना है। कहीं पर भी जब इस किसी रिएक्शन में ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना होती है कि उस अभिक्रिया को समान या असमान दोनों तरह के अणु लेकर अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है, तो ये किस बात से इंडिकेट होता है कि आपको समान अणु लेना है या असमान अणु लेना है। अगर किसी प्रोसेस के आगे क्रॉस वर्ड इस्तेमाल किया हो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा, एल्डोल संघनन, केवल एल्डोल संघनन, मतलब आपको समान अणु लेकर अभिक्रिया करना है। अगर एग्जामिनर आपसे असमान अणु लेकर क्रिया कराना चाहेगा तो फिर एल्डोल संघनन नहीं बोलता, एग्जामिनर कहता क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या बोलता? तो पूरी केमिस्ट्री में जो क्रॉस वर्ड इस्तेमाल होता है वो किसको दर्शाता है, असमान अणुओं को जो था वो दर्शाता है। तो जब आपसे डिफरेंट मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन अटेम्प्ट करने को कहेगा तो आप समझ जाइएगा कि किसके लिए,
क्रॉस एक वर्ड यूज किया, तो असमान अणु के लिए जो था वो रिएक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। अभी केवल क्या कर रहा हूँ, एल्डोल संघनन, मतलब कैसे अणु लूंगा, समान। पहले बता रहा हूं एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड यूज करता हूं। एसिटाल्डिहाइड स्ट्रक्चर बना देते हैं CH3CH डबल बॉन्ड O, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। योग करने के लिए कम से कम 2 अणु चाहिए। एक और एसिटाल्डिहाइड ले लूं, CH3CHO, ये था। और अभिक्रिया होती है किसी माइल्ड बेस की प्रेजेंस में, किसी क्षार की उपस्थिति में। कोई भी क्षार जिसमें OH होता है, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो मर्जी ले। मैं सबसे आसान सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं, NaOH जो था वो लिया। ये एल्डिहाइड या कीटोन केवल वे एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया दर्शाते हैं जिनमें क्या हो, कौन सा परमाणु हो, कौन सा हाइड्रोजन, कि अल्फा हाइड्रोजन होना क्या है। क्यों ऐसा चेक किया जाता है, केमिस्ट्री में अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति केवल उन अभिक्रियाओं में कंपलसरी होती है जहां पर उस मॉलिक्यूल के एसिडिक नेचर की वजह से रिएक्शन हो रही हो। मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड जब रिएक्शन करेगा तो अपने किस नेचर के, एसिडिक, मतलब अम्लीय प्रकृति के कारण। अम्लीय प्रकृति को कैसे पता करें, अब टेस्ट तो नहीं कर रहा है, तो अम्लीय प्रकृति को कैसे पता करें केमिस्ट्री में कि वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। इसका आसान तरीका होता है बिना प्रैक्टिकल चेक करने कि वो अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा या नहीं किसी रिएक्शन में, तो इसका मतलब अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो अगर मन में आए कि ऐसा क्यों कंडीशन थी कि अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्रिया करेगा और नहीं होगा तो क्रिया नहीं करेगा, एक्चुअल में ये कंडीशन नहीं थी। कंडीशन ये थी कि यह अभिक्रिया तब होती जब वो कौन सी प्रकृति दर्शाता, अम्लीय प्रकृति दर्शाता। अम्लीय प्रकृति चेक करने के लिए हमने क्या पता लगा लिया, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो आसानी से जो था वो कौन सी प्रकृति दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। इसलिए हमने जो था इसमें अल्फा हाइड्रोजन पहचान करा। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या बताता है, कौन सी प्रकृति को, अम्लीय प्रकृति को। तो अल्फा हाइड्रोजन, तो एसिटाल्डिहाइड संघनन का मतलब योग था। योग करने के लिए कम से कम 2 अणु चाहिए था, इसलिए कितने मॉलिक्यूल लिए, ट्वाइस मॉलिक्यूल जो था वो लिए। तो ट्वाइस मॉलिक्यूल जो था वो लिए एसिटाल्डिहाइड। अब मानकर चलिए कि एसिटाल्डिहाइड ये कब शो कर रहा है, जब अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन कारण ये कौन सी प्रकृति दर्शा रहा है, ये अम्लीय का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन डोनेट करने वाला। तो बस यही चीज होती है कि आपको जो पता है उसको इस्तेमाल करो, तो आपको पता है कि यह अभिक्रिया अम्लीय प्रकृति की वजह से हो रही है। तो एक काम करता हूं, इस एसिटाल्डिहाइड को इस फॉर्म में लिख दूं, HCH2CHO लिख सकता हूं। ये HCH2CHO क्यों लिखा, समझ में आ गया। ये एसिटाल्डिहाइड था, साइलेंट था, चुप था, कुछ बता नहीं रहा था, ये बात करने लगा। आपको क्या करने लगा कि मेरे किस नेचर के कारण, अम्लीय प्रकृति के कारण, मेरे एसिडिक नेचर के कारण यह अभिक्रिया संपन्न होगी, हो गई। बस इतना ही बताना था। रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी स्टडी करते हो तो रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगी, और मैं भी चेक हो जाऊंगा कि जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ वो सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा। हाँ, तो क्या करना है, संघनन का मतलब क्या है, योग करना। और योग करना तो सिखा चुका आपको, है ना। बॉन्ड से पहले क्या लिखूं, CH3CH किस पे पहुंचे, बॉन्ड पे। क्या कर दूं, O बॉन्ड, ये कर दिया O बॉन्ड। कौन किसको अट्रैक्ट करता है, OH को अट्रैक्ट करता है, ये OH को अट्रैक्ट किया, ये था OH को अट्रैक्ट करता है। फिर क्या बोलता था, जो बचा, जैसा बचा, जिस क्रम में बचा वो लिख दो, यही बोलता था। फिर चेक हो गया, ये बकवास नहीं कर रहा था, है ना। तो क्या था, CH2 फिर CH, ये बन गया, हो गया प्रोडक्ट, है ना। तो ये था प्रोडक्ट। तो अभी किसको समझा रहा था, संघनन को। एल्डोल संघनन क्यों नाम रखा ये और समझ लें। मोस्टली केमिस्ट्री के अंदर जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें कोई एक ही तरह के कैरेक्टर, उसमें एक ही तरह के गुण जो था वो मिलते हैं। जैसे ईथर बना तो उसमें ईथर की प्रॉपर्टीज होंगी, एल्कोहल है तो एल्कोहल की प्रॉपर्टीज होंगी, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज होंगी, कीटोन है तो कीटोन की प्रॉपर्टीज। लेकिन जब ये प्रोडक्ट बना तो साइंटिस्ट के लिए एक खास बात थी, एक विशिष्ट बात थी, एक स्पेसिफिक बात थी। रीजन तो उसको कुछ अलग दिख रहा था इस कंपाउंड के अंदर। उसने देखा कि कंपाउंड एक है
मॉलिक्यूल एक है, लेकिन इसमें एक नहीं, उसको दो क्रियात्मक समूह जो था वो दिखाई दे रहे थे। मतलब जब उसने इसको टेस्ट किया लैब में तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो था वो किसकी तरह थी, एल्कोहल की तरह थी, क्योंकि उसमें एल्कोहल मतलब फंक्शनल ग्रुप OH था। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी तरह थी, एल्कोहल की तरह थी। और फिर देखा तो इसके एक और क्रियात्मक समूह था CHO, मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी तरह थी, एल्डिहाइड की तरह थी। इसका मतलब केमिस्ट्री में अब की बार एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो गया जिसमें एक नहीं दो तरह की प्रॉपर्टीज एक ही यौगिक के अंदर थी। कुछ प्रॉपर्टीज किससे मैच करती थी, एल्कोहल से, और कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग कंपाउंड बना था। जब अलग कंपाउंड बना तो केमिस्ट्री में साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इसको एक अलग पहचान दी जाए, इसको एक अलग आइडेंटिटी दी जाए, इसका नाम साधारण नाम न रखा जाए। जो नियम होते हैं, नियम एक होते हैं मोस्टली के IUPAC नाम रखते हैं, व्युत्पन्न पद्धति से नाम रखते हैं, साधारण नाम रखते हैं। लेकिन अब की बार एग्जाम जो साइंटिस्ट था जब IUPAC में इसके नाम देने की बात आई तो उन्होंने भी इसी कैरेक्टर की वजह से एक अलग तरह से इसका नाम देने की कोशिश करी। अब मैं रिएक्शन का नाम क्यों रखा गया है ऐसा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी तरह थी, एल्डिहाइड की तरह थी, और कुछ प्रॉपर्टीज जो था वो किसकी तरह थे, एल्कोहल की तरह थी। हाँ, तो साइंटिस्टों ने करा क्या, एल्डिहाइड का एल शब्द यूज कर लिया, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स जिसको हिंदी में पूर्व लग्न बोलते हैं, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स एल्ड वर्ड यूज किया, और एल्कोहल को IUPAC में बोला जाता है ऑल, वर्ड मिक्सिंग कर दी तो बन गया एल्डोल। तो एल्डोल क्यों नाम रखा समझ पाया, क्योंकि इस कैरेक्टर में कौन कौन सी इस कंपाउंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, एल्डिहाइड और एल्कोहल। तो एल्डिहाइड का कौन सा वर्ड यूज किया, एल्ड वर्ड यूज किया। एल्कोहल को IUPAC में क्या बोलते हैं, ऑल, वर्ड मिक्सिंग कर दी, मिला दिया तो क्या बन गया, एल्डोल। ये कोई नियम से नहीं रखा कोई नाम अलग, कभी भी रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। किसी भी चीज को विशिष्ट पहचान देने के लिए, है ना, उसको अति विशिष्ट बनाने के लिए, उसको एक पहचान देने के लिए हम कई बार टंग ट्विस्टर का इस्तेमाल करते हैं। लोगों के लिए टंग ट्विस्टर का मतलब केवल ये नहीं होता कि जिनको आप प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर तरीके से उच्चारित नहीं कर पा रहे हो, उन अकेले को टंग ट्विस्टर नहीं किया जाता। टंग ट्विस्टर का मतलब केमिस्ट्री के अंदर कि बिना किसी रूल को फॉलो किए कुछ भी मिक्सिंग करके उसको एक नई पहचान जो था वो देना, जिससे वो सबसे अलग हो जाता है। तो एक उसका नाम ही उसको अलग बना रहा है रिएक्शन के अंदर, और इसीलिए केमिस्ट्री के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस है। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है बहुत सारी जगह पर, जैसे घर पे वो टीवी देखते हो तो गुड नाइट का एड देखते हो, खास है कुछ गुड नाइट के एड, क्या क्या बात अट्रैक्ट करती है वो एड देखते हो। मैं जब भी एड देखता हूँ मुझे जो बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है उस गुड नाइट के उसमें, है ना, वहां पर उसका सेंस जो था मुझे उस गुड नाइट के एड के अंदर वो था गुड नाइट। उस प्रोडक्ट का नाम जो है वो क्या है, गुड नाइट। यही है गुड नाइट। गुड नाइट एक ऑर्डिनरी वर्ड है, जिसको इंग्लिश आती है वो भी बोल लेगा, जिसको नहीं आती वो भी बोल लेगा, है ना। तो जिसको कम आती है वो धीरे धीरे बोल लेगा, जिसको आती है वो सुबह शाम बोल लेगा, है ना। बोल लेता है कि जिसको नहीं आती सुबह भी गुड नाइट, शाम को भी गुड नाइट, है ना। तो जिसको नहीं आती मतलब गुड नाइट जो था एक बहुत ऑर्डिनरी जो था वो वर्ड है, एक बहुत सिंपल सा जो था वो वर्ड है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। लेकिन आप उसमें देखो गुड नाइट कुछ अलग लिखा, एक सिंपल गुड नाइट नहीं लिखा, NIGST से नहीं लिखा, अनाथा वो लिख देता तो वो खाक का हो जाता, राख हो जाता वो प्रोडक्ट के। ऐसा नाम रख दिया गुड नाइट, एक ऑर्डिनरी नाम रख दिया। उसने नाइट को किससे स्टार्ट कर दिया, के से। वो जो नहीं जानते ना इंग्लिश पढ़ाने वाले वो कहते हैं के साइलेंट है ना। जिसको देखो इंग्लिश के अंदर जहां स्पेलिंग नहीं मिली तो टीचर इंग्लिश का वो टीचर बोलता है नालायक कि वो यहाँ पर ये साइलेंट है, यहाँ पर वो साइलेंट है। अगर साइलेंट की डेफिनेशन बताई जाए ना तो सुबह से शाम तक वो पता नहीं कर पाएगा कि ये साइलेंट है या, यानी हर वर्ड के अंदर जिसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता इंग्लिश के अंदर वो वर्ड साइलेंट नहीं होते। इस बात को ध्यान रखो, उसको कुछ पता नहीं सामने वाले को, इसलिए जिसको देखो उसको ये साइलेंट है, ये साइलेंट है के अंदर, है ना। तो गुड नाइट के अंदर यहाँ के का मीनिंग बता रहा हूँ, यहाँ पर के साइलेंट नहीं है। यहाँ पर अगर वो नाइट को नाइट की तरह लिखता तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती, वो एक ऑर्डिनरी नेम जो था वो बन जाता, एक साधारण नाम जो था बन जाता। लेकिन उसने नाइट को किससे लिख के एक अलग ही पहचान दे दी उसने। अब नाइट आपको याद ना रहे क्योंकि शायद वो क्लिक ना करता हो, लेकिन मुझे तो वो जब देखता था वो के जो था मुझे क्लिक करता था, मुझे वही वर्ड जो था वो अट्रैक्ट करता था। इसने गजब कर दिया नाइट के अंदर के से लिख के। शाहरुख खान ने भी यही किया,
आईपीएल की टीम है शाहरुख खान की, कौन से? कोलकाता नाइट राइडर। नाइट राइडर का मतलब जानते हैं, केकेआर जिसको आप बोलते हैं। नाइट राइडर बेवजह घूमने फिरने वाले, रात में जो लोग घूमते फिरते रहते हैं बेवजह, उनको इंग्लिश में कहा जाता है क्या? उसकी स्पेलिंग भी सिंपल है, नाइट एन से और राइडर आर से। लेकिन उसने कहा ऐसा कर दूंगा तो फिर वो एक सिंपल वर्ड हो जाएगा नाइट राइडर, तो उसने भी क्या करा, के से जो था वो लिख दिया। और किसने करा ऐसा? तो ऐसा बहुत सारी जगह पर होता है रियल लाइफ के अंदर, जहां पर नाम को इंपॉर्टेंस देने के लिए, विशिष्ट पहचान देने के लिए आप इस तरह से कुछ भी जो था वो यूज कर। जैसे ऋतिक रोशन ने भी अपने नाम को जो था वो एक विशिष्ट पहचान देने के लिए, एक नई पहचान देने के लिए जो था वो क्या करा, अपना नाम किससे लिखता है? एस से लिखता है ना, पहले से नहीं लिखता, ये बाद में लिखना चालू किया बहुत, जब उसको एक पहचान मिल गई, जब उसको एक आइडेंटिटी मिल गई, तो उसको लगा कि मेरा नाम, उसके पेरेंट्स ने क्या रख दिया, ऋतिक रख दिया। अब ऋतिक जो था एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम मतलब किसी भी, कोई भी रख सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक है ना सिक्स पैक होना जरूरी नहीं है कि है ना कि वही लोग है ना कि वही लोग रखेंगे या कुछ और इस तरह का नाम हो तभी जो था वो ऋतिक नाम जो था वो रख सकते हो। हर दूसरे घर में तो एक ऋतिक है ना, अदरवाइज मत लीजिएगा। हाँ, मैं वही कह रहा नाम में तो अगर जिसका नाम ऋतिक है उसको अन्यथा ना ले, मेरी बात को, जो बात समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करें। तो वो ऋतिक वर्ड जो था एक कॉमन नेम, मतलब कोई भी व्यक्ति जो था वो रख सकता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक पहचान, कोई खास आइडेंटिटी होने की जरूरत नहीं है। कोई भी माँ बाप, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। मतलब हर दूसरे घर में एक, ये बात ऋतिक भी जानता था कि हर दूसरे घर में एक ऋतिक हो सकता है, और अगर वही ऋतिक मैंने नाम रहने दिया तो मेरा नाम उन सारे ऋतिक के अंदर क्या करेगा, खो जाएगा। आज आप काफी पे ऋतिक लिखते हैं तो देखकर कोई भी दूसरा बंदा बता देता है कि ये उस ऋतिक का नाम लिखा है या आपके फ्रेंड का सिंपल जो था वो ऋतिक का नाम लिखा है। केवल क्या लिखने से, तो उसने अपना नाम किससे स्टार्ट कर दिया, तो एक विशिष्ट पहचान मिल गई कि नहीं, कि आप उसके नाम को डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है ये, है ना। इसलिए तो ये कह रहा था कि रियल लाइफ में भी हम नाम को विशिष्टता प्रदान करने के लिए, पहचान को विशिष्टता प्रदान करने के लिए इस तरह के कंफ्यूजर, इस तरह के प्रीफिक्स, इस तरह के पूर्व लग्न का इस्तेमाल करते हैं। और केमिस्ट्री में भी जब इस तरह का यूज किया जाता है तो नियमों का पालन नहीं किया जाता, वो कंपाउंड को एक नई हाइट्स, कंपाउंड को एक नई ऊंचाई, कंपाउंड को एक नई पहचान जो था वो दे देते हैं। बिल्कुल यही ट्रिक किसमें यूज किया गया, इस कंपाउंड में। तो इसका क्या नाम रखा गया, एल्डोल। योग किया था इसलिए इसका नाम हो गया एल्डोल संघनन। यही रिएक्शन कीटोन के लिए करता हूं। कीटोन में एसीटोन, फिर रिएक्शन तो कर ही लेंगे। एसीटोन, ये एसीटोन, दूसरा एसीटोन लिखूं, 2 मॉलिक्यूल CH3CO, CH3, ये एसीटोन, इसको फिर तोड़कर लिखें। क्यों तोड़कर लिखें, क्योंकि इसकी कौन सी प्रकृति भाग ले रही है, अम्लीय प्रकृति जो था वो भाग ले रही। कैसे लिखूं, HCH2 CO CH3, कोई क्षार लिया जाए, क्या लें, NaOH रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा कहीं ऐसा माइंड में क्लिक ना कर जाए कि NaOH की उपस्थिति में हो रही है। एग्जाम में थोड़ा सा टफ करेगा, तो किसी को भी अगर छटनी करना होती है कहीं पर भी बच्चों में, तो कुछ लीक सा लगा क्या कर देते हैं। मैंने सारे टाइम NaOH बताया, वो KOH दे देगा। आपने KOH से पढ़ा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पढ़ा, वो बेरियम हाइड्रोक्साइड देगा। तो याद क्या रखना है, क्षार। और क्षार किसे कहते हैं जानते हो, जिसमें OH होता है। इसके बदल दे रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है, कोई भी दिया जाए क्षार, लेकिन क्षार होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, कुछ और बदल देता हूँ, बिल्कुल डिफरेंट। बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH वोल्ट, ये भी क्षार है, रिएक्शन कर सकते हैं। फिर बॉन्ड से पहले कोई चेंज नहीं, CH3 AC, बॉन्ड को क्या करें, ओपन। ये बॉन्ड को क्या ओपन, कौन किसको अट्रैक्ट करता है, OH को अट्रैक्ट करता है, ये OH को अट्रैक्ट किया। फिर क्या बचा, CH2CO CH3, CH2CO CH3, ये था। जो भी नाम था वो नाम दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमको एक रास्ता बताया, एक तरीका। तो हम अप्रोच क्यों चेंज करें, मतलब जो तरीका, जो कॉन्सेप्ट, जो मैकेनिज्म उन्होंने बताई, हम भी वही फॉलो करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते। नेचर नहीं चेंज कर रहा है उससे, है ना। जिसको क्या नाम दिया था, एल्डोल, क्यों दिया था, रीजन समझ गए। अब वही अप्रोच जो था, वही कॉन्सेप्ट जो था, इस पर अप्लाई करते हैं। इसमें किस किस के कैरेक्टर, किस किस की प्रॉपर्टीज होंगी, एल्कोहल और
कीटोन। तो वही काम करें, एल्डिहाइड का एल्ड प्रीफिक्स दिया था, तो कीटोन का की पहला प्रीफिक्स यूज किया था आपने फर्स्ट वर्ड का, तो कीटोन का क्या यूज करें, की। एल्कोहल को क्या बोलते हैं, ऑल, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। तो हम भी उन्हीं की तरह इसको क्या कह सकते हैं, कीटोल जो था वो कह सकते हैं। कोई डाउट इसमें, लिखिएगा। जब दो या दो से अधिक, 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 जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न, जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न, समान या भिन्न भिन्न, जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न, समान या भिन्न भिन्न, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन क्षार जैसे, एल्डिहाइड या कीटोन क्षार जैसे, क्षार जैसे, क्षार जैसे NaOH, क्षार जैसे NaOH, श्लेष का साइन, KOH, श्लेष का साइन, NaOH, श्लेष का साइन, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, NaOH, श्लेष KOH, श्लेष बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, की उपस्थिति में परस्पर संयोग कर, की उपस्थिति में परस्पर संयोग कर, की उपस्थिति में परस्पर संयोग कर, उपस्थिति में परस्पर संयोग कर एक ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं, परस्पर संयोग कर एक ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं, एक ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं, एक ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं जिसमें एल्कोहल एवं एल्डिहाइड, एक ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं जिसमें एल्कोहल एवं एल्डिहाइड, एक ऐसे यौगिक का निर्माण करते हैं जिसमें एल्कोहल एवं एल्डिहाइड, एल्कोहल एवं एल्डिहाइड या एल्कोहल एवं कीटोन, या एल्कोहल एवं कीटोन, या एल्कोहल एवं कीटोन, या एल्कोहल एवं कीटोन, या एल्कोहल एवं कीटोन दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार संपन्न, इस प्रकार संपन्न, इस प्रकार संपन्न, इस प्रकार संपन्न, इस प्रकार संपन्न संघनन को एल्डोल संघनन कहा जाता है। इस प्रकार संपन्न संघनन को एल्डोल संघनन कहा जाता है। इस प्रकार संपन्न संघनन को एल्डोल संघनन कहा जाता है। इस प्रकार संपन्न संघनन को एल्डोल संघनन कहा जाता है। लिखो एल्डिहाइड कीटोन लिखना और रिएक्शन एल्डोल संघनन क्रॉस एल्डोल संघनन। देखा क्रॉस, क्रॉस का मतलब समझ गए कैसे मॉलिक्यूल लेना है, असमान डिफरेंट मॉलिक्यूल लेना है। रिएक्शन आप करना, नाम देना सब। एक काम करता हूं, यहाँ पर लिखा है एसिटेल्डिहाइड, अब यहाँ एसीटोन ले लेता हूँ कुछ अलग। एसीटोन CH3CO, CH3 कैसे तोड़ोगे वो पता है। ये एसीटोन है तो यहाँ क्या ले लेते हैं
एसीटल्डिहाइड, करो उसको अटेम्प्ट, प्रोडक्ट बनाओ, नाम लिखो, CH2 CO CH3, फिर क्या था CH3 CH बॉन्ड को ओपन, वो अट्रैक्ट करेगा H को OH, फिर CH2 CO CH3, इसको क्या नाम दिया, कीटोन। ये कीटोन और एल्कोहल है तो इसलिए क्या कहेंगे, कीटोन। यहां पर चेंज करूं H CH2 CHO H CH2 CHO, फिर वही CH3 C बॉन्ड ओपन, वो अट्रैक्ट करता है H को OH, फिर क्या लिखते हैं CH2 CHO, ये CH2 CHO क्या नाम बोले इसको, एल्डोल। क्या था, तो बस वर्डिंग पर अब बात करिए। आपने देखा कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नया प्रोसेस नहीं बताया, संगणन का मतलब बताया योग, और अब आपको योग आता था तो आसानी से जो था वो रिएक्शन अटेम्प्ट हो गया। देखा इतना समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, लिखिएगा, विशेष करके नोट करें। विशेष में लिखना फॉर्मल्डिहाइड, ब्रैकेट में सूत्र भी लिखो, क्या है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड ब्रैकेट में सूत्र भी, फॉर्मल्डिहाइड एवं बेंजल्डिहाइड एवं बेंजल्डिहाइड एवं बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एवं बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एवं बेंजल्डिहाइड, सूत्र बेंजल्डिहाइड C6H5 CHO, फॉर्मल्डिहाइड एवं बेंजल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं दर्शाते हैं, 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 क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं रहता है, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं रहता है, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं रहता है। क्लियर, ये रीजनिंग पूछी जा चुकी है पहले, है ना, कि ऐसे पूछा था इसको कि क्या कारण है कि क्या कारण है कि एसिटल्डिहाइड एल्डोल संघनन दर्शाता है जबकि फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं दर्शाता। तो एग्जाम में जो इससे पहले पूछा गया वो इस तरह का क्वेश्चन बना था, मैंने तो ऐसा लिखा है, तो आंसर मालूम है आपको कि एसिटल्डिहाइड एल्डोल संघनन दर्शाता है क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहता है, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं रहता, इस कारण ये एल्डोल संघनन नहीं दर्शाता। ये बता रहा था, सिमिलरिटीज पर बात कर रहा था। अभी तक जितनी रिएक्शंस बताई एल्डिहाइड कीटोन की, उन सारी रिएक्शन में हम एक ही कॉन्सेप्ट पर एल्डिहाइड और कीटोन को एक्सप्लेन कर रहे थे। अब अंतर वाले पोर्शन पर जो था वो बात करेंगे, डिफरेंस वाले पोर्शन पर जो था वो बात करेंगे। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड एवं कीटोन, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड एवं कीटोन के मध्य अंतर दर्शाती हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो एल्डिहाइड एवं कीटोन के मध्य अंतर दर्शाती हैं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं
जो एल्डिहाइड एवं कीटोन के मध्य अंतर दर्शाते हैं, जो एल्डिहाइड एवं कीटोन के मध्य अंतर दर्शाते हैं। तो अब डिफरेंस वाली रिएक्शन पढ़ी जाएंगी। अब डिफरेंस के अंदर आपको तीन तरह का नेचर दिखाई देगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो केवल एल्डिहाइड शो करेंगे, जो एल्डिहाइड शो करेंगे वो कौन शो नहीं करेगा, कीटोन शो नहीं करेगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो केवल कीटोन शो करेगा, कौन नहीं करेगा, एल्डिहाइड जो था शो नहीं करेगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो एल्डिहाइड भी शो करेगा, कीटोन भी शो करेगा, लेकिन एल्डिहाइड की मैकेनिज्म, क्रियाविधि, अप्रोच जिससे भी रिएक्शन कर रहा है वो कॉन्सेप्ट अलग होगा और कीटोन का कॉन्सेप्ट जो था वो अलग होगा। ये था केमिस्ट्री के अंदर। अगर आप सिलेक्टिव होकर कुछ बच्चा जो केवल है ना मतलब सिलेक्टिव होकर स्टडी करता है, सिलेक्टिव होकर एग्जाम के लिए अकेला पढ़ता है ना, उनमें कैसे होता है, आप टीचर से इंपॉर्टेंस पूछते हैं क्वेश्चंस की, वो कुछ भी नहीं होता। हमारे पास कोई सिक्स सेंस नहीं होता कि हम बता पाए कि कौन सा इंपॉर्टेंस क्या। सिंपल सा लॉजिक होता है जो कोई भी बता सकता है कि जैसे नेम रिएक्शन कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, उसके बाद किसी भी टॉपिक को जब पढ़ा जाता है तो उसके अंदर जो डिफरेंस वाला पोर्शन होता है उसकी इंपॉर्टेंस रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सिलेक्टिव होकर स्टडी करते हैं उनको पहले सबसे पहले नेम रिएक्शन सिलेक्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद जो भी उस सेक्शन के अंदर डिफरेंस वाला पोर्शन है उस डिफरेंस वाले पोर्शन को जो था आपको जो था वो सिलेक्ट कर लेना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो था इस तरह से अप्रोच जो था वो रखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्या था इसमें फर्स्ट रिएक्शन है टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जिसको इग्नोर कर सको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से रिएक्शन की जितनी भी बताऊंगा सेशन के अंदर। टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन की उन रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं जिन रिएक्शंस की हेल्प से, जिन अभिक्रियाओं की मदद से आप लैब के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, लैब के अंदर परीक्षण करते हैं कि दिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन। उन रिएक्शंस को जो था वो समझते हैं। तो टॉलिन अभिकर्मक की मदद से हम लैब में इस बात को पहचानते हैं कि जो कंपाउंड हमको दिया गया वो एल्डिहाइड है या कीटोन, इससे जो था वो पहचाना जाता है। अगर सारी रिएक्शंस को फिर अपनी एक सिंगल बात के अंदर खत्म करूं कि और उस बात को आप क्लियर करें, तो जितने भी अभिकर्मक होते हैं जिनका यूज केमिस्ट्री में एल्डिहाइड और कीटोन के परीक्षण में किया जाता है, अगर सारी रिएक्शन एक वर्ड में खत्म कर दूं अपने, तो वो है ऑक्सीकरण। वही अभिकर्मक, जो भी अभिकर्मक एल्डिहाइड या कीटोन से क्रिया करता होगा तो केवल वो कौन सी क्रिया जानता है, ऑक्सीकरण। वो उस कंपाउंड का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण। अगर कोई पदार्थ एल्डिहाइड कीटोन में परीक्षण नहीं दर्शा रहा, इसका मतलब उसका क्या नहीं हो रहा, ऑक्सीकरण जो था वो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले ये समझें कि टॉलिन अभिकर्मक क्या है। टॉलिन जो था साइंटिस्ट का नेम है। टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, जो सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट, इस सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में अगर डिसॉल्व कर दिया जाए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोल दिया जाए, तो जो विलयन तैयार होगा उसी को कहा जाता है क्या, टॉलिन अभिकर्मक। वन वर्ड्स के अंदर, सिंगल वर्ड्स के अंदर, एक नंबर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार आपसे टॉलिन अभिकर्मक की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो अब टॉलिन अभिकर्मक की डेफिनेशन कैसे बनेगी, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट किसमें घोला गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब केमिस्ट्री में किसी पदार्थ को जल में घोलते हो तो वो कौन सा विलयन, जलीय विलयन। एल्कोहल में घोलते हैं तो एल्कोहलीय विलयन, ईथर में घोलते हैं तो ईथरीय विलयन। उसी तरह केमिस्ट्री में जब किसी कंपाउंड को अमोनिया या अमोनिया के किसी यौगिक में, अमोनिया या अमोनिया के किसी व्युत्पन्न में घोला जाता है तो इंग्लिश में उसको कहते हैं अमोनिकल और हिंदी में कहते हैं अमोनियामय। तो ये कौन सा विलयन बन गया, अमोनियामय। किसका, सिल्वर नाइट्रेट। इंग्लिश में बोलेंगे अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, हिंदी में बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट का कौन सा विलयन, अमोनियामय विलयन, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनियामय जो सिल्वर नाइट्रेट है उसी का नाम है क्या,
तो जब आपसे कहा जाए हालांकि टॉलेन अभिकर्मक क्या है उसको परिभाषित करने को कहा जाए तो आप कहोगे अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को क्या कहा जाता है, टॉलेन अभिकर्मक कहा जाता है। लेकिन जब आपसे कहा जाए व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्ट विद टॉलेन रिएजेंट, क्या होता है जब टॉलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो जब इन दोनों को मिक्स करते हो तो ये प्रोड्यूस करते हैं सिल्वर ऑक्साइड। तो जब आपसे अभिक्रिया करने को कहें तो आप इसके साथ क्रिया नहीं करोगे क्योंकि ये दोनों तो मिलाते हो जैसे ही वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण रिएजेंट है, आपके सिलेबस में अभी भी है। ये एक अलग बात है कि स्कूल से अब गायब हो चुका है, इतना महंगा है सिल्वर नाइट्रेट कि अब मोस्टली आपको स्कूल्स के अंदर सिल्वर नाइट्रेट पे काम करने का मौका नहीं मिलता आसानी से, क्योंकि एक महंगा रिएजेंट है और सीधी सी बात है कि क्या है उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर से जो था वो बना हुआ है, इसलिए जो था वो कॉस्टली होने की वजह से आपको ज्यादा इस पे वर्क करने की जरूरत या स्कूल्स में आपको अवेलेबल जो था वो नहीं हो पाता। टॉलेन रिएजेंट आप परीक्षण कैसे करते हैं है ना, वो देखें। पहले इतना लिखना, जहां पर आपने हेडिंग लिखी कॉर्नर पे लिखें टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक। पहले परिभाषा लिख रहे हैं, अमोनियम है इसमें लिख रहे हैं, फिर से आगे समझाता हूं। अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट, ब्रैकेट में लिख लो इस तरह AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन, अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहा जाता है। अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहा जाता है। अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टॉलेन अभिकर्मक कहा जाता है। अब कैसे टेस्ट करते हैं कि आपको एक अननोन कंपाउंड दिया गया, अब वो अननोन कंपाउंड अज्ञात यौगिक एल्डिहाइड है या कीटोन, दोनों में से कोई भी है, एल्डिहाइड या कीटोन। हमने उसको टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हम उसमें टॉलेन अभिकर्मक के 3 से 4 ड्रॉप जो था, 3 से 4 बूंद जो था वो मिक्स करते हैं और जेंटली हीट करते हैं, प्रॉपर तरीके से गर्म करते हैं उसको। जैसे ही हीट करते हैं प्रॉपरली तो होता क्या है, जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम है उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में चांदी की सिल्वर की एक लेयर बन जाती है, चांदी की एक परत जो था वो बन जाती है और चांदी की वो परत जब बन जाती है पूरा आपको प्योर चांदी बनती है उसके अंदर, सिल्वर की, रजत की, चांदी की एक लेयर जो था वो बन जाती है। फिर उसको जहां से सनलाइट आ रही हो उसके पास लेकर जाएं, उसके सामने जो था लेकर जाएं और थोड़ा सा मूव कराएं उस टेस्ट ट्यूब को, तो वो मिरर की तरह, जैसे धूप में मिरर चमकने लगता है उस तरह वो टेस्ट ट्यूब भी जो था वो चमकने लगती है। इसलिए केमिस्ट्री में इस टेस्ट का नाम रख दिया गया रजत दर्पण परीक्षण। रजत की एक परत बनती है, चांदी की एक परत बनती है जो दर्पण की तरह चमकती है, इसलिए इस टेस्ट का एक और नाम क्या है, रजत दर्पण परीक्षण। तो इसलिए इस टेस्ट का नाम जो था वो क्या रखा गया, रजत दर्पण परीक्षण। अब टेस्ट देखें, और वो तो बता ही चुका रिएक्शन क्या बनेगा कैसे बनेगा वो नहीं पता, फिर करके बताना, हालांकि जो बोलता हूँ वो चीजें समझ में आती है, हाँ तभी केमिस्ट्री का मैजिक है, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ तो फिर करें एल्डिहाइड RCHO, इसकी अभिक्रिया इसके साथ टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक Ag2O समझा चुका। अभी बीच में बोलते हुए वो वर्ड बोला था आपसे कि जितने भी अभिकर्मक होते हैं वो क्या, कौन सी क्रिया जानते हैं, ऑक्सीकरण जानते हैं कि वो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। जब आप पता है कि वो ऑक्सीकरण करेंगे, क्या है ये कंपाउंड एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पर क्या बनता है नहीं पता, पता है क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक। पढ़कर बैठो करो आराम, ये ऐसे नहीं कह रहा कि मैं पढ़ाता हूँ या आपको लगे कि शायद बोल रहा हूँ, लेकिन इसके बाद केमिस्ट्री, अब आज के बाद कहीं पर कोई इसी तरह से पढ़ा दे आपको एक्सप्लेनेशन जो था वो नहीं मिलेगा। जब केमिस्ट्री पढ़ाने जाते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता कि रिएक्शन
90% लोगों का बोल रहा हूँ है ना कि उन्हें स्टेटमेंट ही लिखाना नहीं आता केमिस्ट्री के अंदर, हालांकि वो जो लिखा है कि वो स्टेटमेंट कैसे, क्योंकि बुक में तो उस रिएक्शन के बारे में आधा पेज लिखा होता है, तो आधे लोग तो इसी में घबरा जाते हैं कि यार इसमें से लिखाना क्या है, लिखवाना क्या है किसी तरह। हाँ, तो ये आपको फिर दोबारा जो था वो जो शब्दों को आप पहचान सकते हैं, जो बता सकते हैं, ये थोड़े दिन का कमाल नहीं है ना। ये माने कितनी रातें खराब करी होंगी है ना, बैठ के एक एक चीज को पढ़ा जाए, एक एक चीज को अटेम्प्ट किया जाए, इसलिए उसको करो, फील करो, उसको महसूस करो। अगर नहीं हो रहा महसूस तो छोड़ दो, फिर तो कहीं पर भी जो था वो अटेम्प्ट करो। आप इतने दूर मत आओ घर से जो था है ना, आपको लगेगा कि एक्चुअल में वो आती जाती थी। बोलते यही बोलता हूँ कि याद नहीं करना पड़ता, और जो नहीं पढ़ रहा है उनको वास्तव में कह रहा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। फिर कोई कि मुझसे पढ़ा जाए फिर इसका कोई जो था वो सेंस नहीं है ना। तो बताया था ऑक्सीकरण सिंपल रिएक्शन की, पता होना चाहिए था आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड फार्मूला क्या है, RCOOH, यही था RCOH। अब समझाना हो तो समझा दो, RCOOH, और क्या बन जाएगा Ag, कितने 2Ag। क्या इसमें मेरा क्या बताना था, वो तो मैं बोलने में ही बता चुका था रिएक्शन क्या होगी, यही बोला था ऑक्सीकरण हो गया। अब अगली जब कुछ बताऊं कोई अभिकर्मक वाली, अभिकर्मक मतलब जिससे टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, तब भी क्या कर देना, ऑक्सीकरण ही कर देना, और अभी नहीं। अब हमेशा याद रख पाए तो सारे अभिकर्मक की रिएक्शन जो था वो खत्म हो गई परीक्षण वाली, है ना। ये हो गया। मैंने क्या कहा था, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में रजत की एक परत बनती है जो दर्पण की तरह काम करती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, रजत दर्पण। टेस्ट का नाम है रजत दर्पण परीक्षण। कोई डाउट इसमें, एग्जांपल अटेम्प्ट कर लो। एसिटेल्डिहाइड Ag2O, ये बन जाएगा CH3COH प्लस 2Ag। ये क्या है, सिल्वर। अगर लिख दिया तो पूरी रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हमने सिल्वर ऑक्साइड लिया था रिएक्शन करते टाइम, क्या लिया था, टालेन दिए जाए, ये तो उन दोनों को मिलाया था तो ये बन गया था, तो ये गलती मत करना, है ना। कि अगर इसको सिल्वर ऑक्साइड लिख दिया तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, गलत। वो हो जाएगा कि आपने रिएक्शन किसके साथ करी, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करी। सिल्वर ऑक्साइड के साथ कौन करी, बनता ही नहीं है ना। ये किसके साथ करी थी, मतलब क्या क्या मिलाया था, AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमने कहीं से नहीं मिलाया सिल्वर ऑक्साइड। ये तो आप लिख रहा हो रिएक्शन, इसलिए तो गलती कर दी अगर सिल्वर ऑक्साइड लिखकर, तो पूरी रिएक्शन तो कुछ भी मार्किंग नहीं होना। तो क्या लिखोगे नीचे, ये टालेन अभिकर्मक, इस सिल्वर ऑक्साइड की तरह काम नहीं कर रहा, ये हमने टालेन अभिकर्मक से प्राप्त हुआ था, इसलिए तो ध्यान रखिएगा ये बात लिखना। जहां पर स्टेटमेंट लिखा था उसमें पैराग्राफ चेंज करके नोट करें। एल्डिहाइड की अभिक्रिया, एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक, एल्डिहाइड की अभिक्रिया, एल्डिहाइड की अभिक्रिया, एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक, एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक, एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक के साथ करने पर, टॉलेन अभिकर्मक के साथ करने पर, टॉलेन अभिकर्मक के साथ करने पर, टॉलेन अभिकर्मक के साथ करने पर परख नली के चारों ओर, परख नली के चारों ओर, परख नली के चारों ओर रजत की एक परत, परख नली के चारों ओर रजत, रजत मतलब चांदी, रजत की एक परत, रजत की एक परत बन जाती है। परख नली के चारों ओर रजत की एक परत, रजत की एक परत बन जाती है, रजत की एक परत बन जाती है, रजत की एक परत बन जाती है। यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है कि इसे रजत दर्पण परीक्षण कहा जाता है। यही कारण है कि इसे रजत दर्पण परीक्षण कहा जाता है। यही कारण है कि इसे रजत दर्पण परीक्षण कहा जाता है। यही कारण है कि इसे रजत दर्पण परीक्षण कहा जाता है। अब आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, कीटोन वाला, सॉरी अंतर वाला, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पर अंतर क्या है कि एल्डिहाइड को रजत दर्पण परीक्षण दर्शाएगा, लेकिन कीटोन क्यों नहीं दर्शाएगा, क्यों नहीं दर्शाएगा,
ये फिर ऑक्सीकरण में छुपा हुआ था। याद करो ऑक्सीकरण, है ना, सोचा करो, कंसीडर, सोचा करो, वो शार्प होते जाते हैं, है ना, और वो थोड़े दिनों बाद आपकी पर्सनालिटी के ऊपर दिखने लगता है ना, और वो जब दिखने लगेगा तो समझो आपका काम जो था वो खत्म हो गया, अब दूसरों का काम जो था वो बचा, है ना। तो ये हमेशा सोचा करो उस चीज के, जवाब आपके सामने होते हैं, ये प्रोसेस होता है ना। तो क्या कहा कि कीटोन क्यों नहीं दर्शाते, पता है, याद हो आपने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया था, मैंने याद हो तब बोला होगा ये निश्चित रूप से 100% कि एल्डिहाइड अत्यंत सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, लिखाया भी होगा शायद, है ना, तो बहुत आसानी से ऑक्सीकृत होते हैं। कीटोन सरलता से ऑक्सीकृत, उसको ऑक्सीकरण करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4। तो क्या यहाँ पर K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 है? नहीं है। तो क्या उसका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो परीक्षण होगा, नहीं होगा। मुझे तो सिंपल बात दिखाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए था कि क्यों नहीं दर्शाते। तो कीटोन रजत दर्पण परीक्षण नहीं दर्शाते, लेकिन आपको पता हो कि क्यों नहीं दर्शाते, क्योंकि उसका सरलता से ऑक्सीकरण नहीं होता। उसके ऑक्सीकरण के लिए K2Cr2O7 और धनु H2SO4 की आवश्यकता होती है, इसलिए कीटोन ये परीक्षण नहीं दर्शाते। क्या लिखा, रजत दर्पण परीक्षण कहा जाता है। उसके नीचे पैरा चेंज करके लिखे, कीटोन तालीन अभिकर्मक के साथ, कीटोन तालीन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण परीक्षण नहीं दर्शाता है। कीटोन तालीन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण परीक्षण नहीं दर्शाता है। कीटोन तालीन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण परीक्षण नहीं दर्शाता है। कीटोन तालीन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण परीक्षण नहीं दर्शाता है। अब लिख